ये काम यार मेरा सेंटर गुजरावाला था और मेरी कॉल थी 28 से यकम की। ठीक है, ISS भी यार मुश्किल नहीं है। ये काम बंद कर दे। मुझे कल PMA से फ़ोन आया अली खान का। फ़ोन रख दे यार, तेरे करतूत है सारे। उसने कहा खींच के रखो इसे, रगड़ा। अच्छा यार, ISS भी मुश्किल नहीं है। हमारी सबसे बड़ी वजह नॉट रिकमेंड होने की पता है क्या है? वहाँ पे जगह जगह लिखा हुआ है बी सिंपल, बी योरसेल्फ। ऐसे ही है बिलाल। इंटरव्यू से पहले भी वो स्क्रीन के ऊपर जहाँ पे आपका रोल नंबर आता है ना, और आपके वो इंटरव्यूअर का नंबर आता है, रूम नंबर, वहाँ पे भी वो कहते हैं बेस्ट ऑफ लक एंड रिमेंबर बी योरसेल्फ। ठीक है, सब कुछ उर्दू में हो रहा है, कुछ भी इंग्लिश में नहीं है सिवाय कमांडेंट के इंटरव्यू के। सब कुछ उर्दू में। ठीक है, सबसे पहले दिन रिपोर्टिंग डे है। आप सुबह कोशिश करो 9 बजे सेंटर पहुंच जाओ, क्योंकि जो बाद में जा रहे थे उनका चेस्ट नंबर बहुत आगे 53 54 जाके मिल रहा था, और उनके लिए फिर आगे 4-5 दिन बहुत मसले मसाइल बन जाते हैं। हर सब कुछ लेट होता है, रात को लेट फारिग होते हैं, सुबह वो नाश्ते के बाद बैठे रहते हैं कि यार कब हमारी बारी आएगी। सर्दी भी होती है और सारा कुछ सिस्टम होता है। पहली बस जो आती है उसमें चले जाओ। अपने साथ किसी किस्म की ऐसी वैसी चीज़ ना लेके जाओ जिस पे आपको पहले दिन ही अच्छी खासी बेइज्जती कर दें, और सिपाही बेइज्जती करे आपकी सबके सामने, अच्छा नहीं लगता। सिर्फ अपना मोबाइल लेके जाओ, पावर बैंक लेके जाओ, वो वहाँ पे सबमिट हो जाएगा गेट पे। सबसे पहले दिन उन्होंने आपसे 4 फॉर्म फिल करवाने हैं। अपनी स्पीड अच्छी रखो। टाइम वो आधा घंटा देते हैं, लेकिन कहते हैं लेकिन देते नहीं हैं। ये बात हमेशा याद रखना। अपनी राइटिंग स्पीड फास्ट रखो। जब वो पहले फॉर्म के टाइम दे रहे थे और मैं दूसरे फॉर्म मेरा हो गया होता था, ऐसे ही होता था। हम 5-7 लड़के थे जिनके पहले 4 फॉर्म ख़त्म हो चुके थे और अभी बाकी लड़के दूसरे फॉर्म पे थे। वहाँ पे मिलिट्री कॉलेजेस के भी लड़के होते हैं, तो वो आपसे हर काम में थोड़ा सा एक आध आगे ही होते हैं, लेकिन उनको देख के परेशान नहीं होना। 4 फॉर्म जब आपके फिल हो जाएंगे, उसके बाद ऑनलाइन जो एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी ना इनिशियल इंटरव्यू से पहले रजिस्ट्रेशन के लिए, वो फॉर्म आपका कंप्यूटर पे खुल जाएगा। उस फॉर्म को भी अच्छी तरह, जो उसमें एरर्स हैं वो उनको ठीक करो, और आँख का नाक खोल के उसको फिल करो। सारी इन्फॉर्मेशन आपके आगे 4 दिन 5 दिन जोन से हैं वही क्रॉस चेक होनी है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं बीच में आना। इंटरव्यूज़ में भी आपका सिंपल बायोडाटा है, वही चेक होना है, वही आगे चलना है। जो साइकोलॉजिस्ट का फॉर्म है वो साइकोलॉजिस्ट खुद आगे फिल करवाता है। हर एक एक हेडिंग को अलग अलग तरह समझा के फिल करवाते हैं, और फिर भी लड़कों के गलत होते हैं। अब वो कह रहे हैं कि फ़ादर की जो इनकम लिखनी है आपने, वो आपने पेंशन के अलावा लिखनी है। ठीक है, जो ज़मीनों से किरायों से पैसे आते हैं वो नहीं लिखनी बीच में, सिर्फ वो लिखनी है जो बाय हैंड उन्हें सैलरी मिलती है, या बिज़नेस में उनको जो कंफर्म अमाउंट आती है वो लिखनी है। वहाँ पे भी लड़के गलती करते हैं। जो वो कहते हैं उन्हें सुनो और वो करके दिखाओ, और जो बोलते हो उस पर डटे रहो और वो भी करके दिखाओ कि मैं वाकई में यही चीज़ हूँ। मैं काफ़ी जगह पे क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई थी मेरे साथ, तो मैं ठीक रहा था, अपनी बात पे कायम रहा था। गलत बात थी, मैं कायम था, तो उसने कहा था ठीक है। मेरा डिप्टी बढ़ गया था, साइक और GTO मेरा क्लियर हो गया था। डिप्टी की वजह से मेरा री इंटरव्यू हुआ था, और उसमें मैंने वो अपनी गलतियाँ क्लियर कर ली थी। 99 का बैच था, और अभी तक 8 लड़के कंफर्म हो गए हैं जो रिकमेंड हुए हैं। 2 मिलिट्री कॉलेजेस के हैं, और 4 हम फ्रेशर्स थे, और बाकी रिपीटर्स हैं। अभी तक जिनका हमारे साथ रब्ता हुआ है वो 7 से 8 लड़के हैं जो रिकमेंड हो गए हैं। री इंटरव्यू वाले सिर्फ 2 लड़के नॉट रिकमेंड हुए हैं 10 में से। सबका री इंटरव्यू हुआ है जो रिकमेंड हुए हैं, आगे हिसाब लगा लो। दूसरे दिन, पहले दिन रात को आप लेट फारिग होते हो 9 बजे, दूसरे दिन सुबह आपको 4:30 बजे उठा देंगे, 5 बजे उठा देंगे। मैस करके जब वापस आओगे तब तक अभी अंधेरा ही होगा, बाहर रात होगी। हमें उन्होंने कहा था कि आपका साइक डे है, साइक डे के लिए जौहर हॉल ले जाएंगे। जौहर हॉल बहुत गंदी जगह है जहाँ पे जाके आपको लग बता जाता है। पहले दिन आप सुबह 12 बजे जाके बैठते हो, 9 बजे जौहर हॉल से निकलते हो, आपको लग बता जाता है, आप एक ही चेयर पे बैठे होते हो। मेरा चेस्ट नंबर 7 था, बहुत करीब था, और सब कुछ हमारा पहले हो रहा था। चेस्ट नंबर 1 भी नहीं लेना, ऐसे है ना बिलाल, बहुत रगड़ा लगता है।
अगर ग्रुप बनते हैं ना आपके, तो आप किस्मत वाले हो कि आपका लाइक मिड में है, लाइक 5 है 6 है। अगर आपका पहला ग्रुप नंबर है या लास्ट ग्रुप नंबर है ना, तो आपकी मौत है। तो कोशिश ये नहीं करना, आप दिल में ये नहीं सोचना। हमारे साथ एक लड़का था सजावल, मेरा अकेडमी का ही था, जिसका अबू विंग कमांडर है एयरफोर्स में। उसका चेस्ट नंबर 1 था, और ना बिल्कुल ही दिल में ना थोड़ी सी खलिश आती है कि यार काश मेरा 1 होता। तो वन चेस्ट नंबर नहीं लेना। क्रॉस नहीं करो ना पहले। नहीं उसने बोला था मेरा 7 था, तो मैं कह रहा था यार मेरा 1 होता। बाद में जब पता चला ना सजावल साहब नाट इस वजह से हुआ कि उसका 1 था। चेस्ट नंबर 1 है जौन सा उनको स्पेशल रगड़ा लगता है थोड़ा सा, वो इस वजह से कि हर काम उन्होंने पहले करना होता है और वो उनसे गलत हो जाता है। तो चेस्ट नंबर 1 भी रिकमेंड हुआ है, ये भी मैं आपको बता दूँ। रिपीटर्स के लिए ठीक रहता है चेस्ट नंबर 1। वो रिपीटर्स का मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, साइक डे में भी उनकी इंस्ट्रक्शंस को बड़ी गौर से सुनना है। सबसे पहले सेंटेंसेस आएंगे, सेंटेंसेस के लिए आपको वो 6 मिनट पूरे नहीं देते, मिनट वो 5 ही देते हैं, लेकिन आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि आपके सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाएं। मेरा सबसे पहले उर्दू का जो शीट आई थी ना, उसमें मेरे आखिरी 4 सेंटेंसेस रहे थे। बाकी ना मेरा कोई वैट छूटा है, ना मेरे कोई इनकम्प्लीट सेंटेंसेस छूटे हैं। वैट में वो 10 सेकंड बाद वर्ड चेंज हो जाता है। अब आपने करना ये कि वो A4 शीट्स होती हैं और उन पे नंबरिंग हुई होती है, लाइंस नहीं लगी होती। अब पहला सेंटेंस है तो उसकी पहले की हद में रख के लिखो, उसे नीचे या ऊपर ना लेके जाओ। एक इंप्रेशन गलत जाता है और एक आपके पास नीचे वाले सेंटेंसेस की जगह नहीं बचती। सेंटेंस नंबर 2 फॉर एग्जांपल अगर लव है तो उसका गलती से भी आप जल्दी जल्दी चेंज हो रहे होते हैं, आपकी भी स्पीड ज़्यादा होती है, तो वो सेंटेंस नंबर 2 अक्सर लड़के सेंटेंस नंबर 3 में लिख देते थे। और साइक ने ये लड़कों से इंटरव्यू में पूछा है कि आपको समझ नहीं आ रही थी कि आपने ये वर्ड तो लव था, आपने इसमें लिख दिया हुआ आई ड्राइव फास्ट, मतलब चौथा सेंटेंस ऊपर लिख दिया हुआ या दूसरा नीचे लिख दिया हुआ। इस बात को हमेशा याद रखना है। जो सेंटेंस है अगर कोई छूट रहा है ना, नंबर 3 सेंटेंस वर्ड आया है आपसे नहीं लिखा गया, नंबर 3 के आगे जगह खाली छोड़ दो, 4 को 3 में ना लिखनी। उसके बाद ऐसे लिखवाते हैं, जो उनसे ऐसे का भी लिमिटेड टाइम होता है, एक लंबा पैराग्राफ आता है, आपको टॉपिक नहीं बताते हो, उस पैराग्राफ में से आपने अपना टॉपिक खुद बनाना है और फिर आपने गिवन टाइम के अंदर ऐसे लिखना है। ऐसे की लेंथ मैटर मेरा ख्याल है नहीं करती, ऐसे टू द पॉइंट होना चाहिए, जो बातें हैं कवर होनी चाहिए। अब ये ना हो कि ऐसे के अंदर आप बातें पूरी की नहीं है, कहानियाँ डाल रहे हो, टाइम ख़त्म हो गया। जब टाइम ख़त्म हो जाएगा वो कह देंगे पेन्स ड्रॉप, जिसका पेन ड्रॉप नहीं होगा उसका वो प्रॉपर चेस्ट नंबर बोलेंगे, चेस्ट नंबर 5, चेस्ट नंबर 8, क्या मसला आपको, और वो नोट हो जाता है। सीधी सी जो बात है, इतने ज़्यादा अंदर एग्जामिनर्स खड़े होते हैं ना, और वो हर लड़के की तरफ देख रहे हैं, हर कैमरा लगा हुआ और साइक आपको नोट कर रहा है। साइक होता है साइक टेप पे, उधर वहाँ पे 2 साइक होते हैं, एक साइक बैठा होता है और एक साइक उधर खड़ा होता है, ऐसे ही। उसके बाद हमारी बारी आती है स्टोरीज़ की। जो स्टोरीज़ हैं, पॉइंटर स्टोरीज़, उनके लिए टाइम ठीक मिल जाता है, इतना टाइम मिल जाता है कि आप 10 से 12 लाइनें आसानी से लिख सकते हो। पॉइंटर स्टोरीज़ को भी टू दी पॉइंट रखो, डिफरेंट लिखो। अगर देखो आपकी स्टोरी, अगर आप किसी की चीज़ कॉपी कर रहे हो ना, किसी की अच्छी चीज़ कॉपी कर रहे हो, वो आपको नुकसान पहुंचाएगी, ठीक है। और अगर आप अपनी चीज़ लिख रहे हो, बेशक चीज़ वो फारिग है, कोई मसला नहीं यार, आप अपना लिख रहे हो, अपनी कोशिश कर रहे हो, अपने दिमाग के मुताबिक लिख रहे हो। अब वैट में एक बात मैं आपको बताना भूल गया, सेंटेंस वर्ड्स रिपीट होते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ड्राइव वर्ड 3 दफ़ा आया। कुछ लड़कों ने, जिनको मैं, मेरे रूममेट्स थे, उन्होंने अलग अलग सेंटेंसेस बनाए हुए थे सेम वर्ड के। तो साइक ने उन्हें पूछा था कि आपने अलग अलग सेंटेंसेस क्यों बनाए। मैंने सेम बनाए हुए थे, मुझे नहीं, साइक ने पूछा। और साइक ने मुझे उठते हुए कहा था कि चलो बेस्ट ऑफ लक, अब अपने अगले टेस्ट भी अच्छे करने, मतलब मैं उसकी तरफ से रिकमेंड था। साइक इंटरव्यू, साइक फीमेल थी और इंटरव्यू था, उस पर भी मैं आता, और बड़ा डाटा इंटरव्यू था, सबका इंटरव्यू हुआ था, सबका इंटरव्यू हुआ था, कंपलसरी का, कंपलसरी। अब देखो वैट के सेंटेंसेस भी रिपीट हो रहे हैं। अगर आप हर सेंटेंस पे ना, हर वर्ड पे, सेम वर्ड पे नया सेंटेंस बनाओगे तो वो 2 सेंटेंसेस का टाइम ज़रूर लेगा। जो पहली चीज़ दिमाग में आती है उसे छाप दो, जो पहली चीज़ आती है उसे लिख दो, दूसरी चीज़ सोचने जाओगे आपके 2-2 सेंटेंसेस का टाइम बढ़ जाएगा। और ऐसा होता है, मैंने होते देखा है, ठीक है। अब पॉइंटर स्टोरीज भी हो गई, सिंपल लिखो, अपनी चीज़ लिखो, जैसी आती है लिख लो, डिफरेंट लिखो। पिक्चर स्टोरीज,
पिक्चर स्टोरीज़ की एक मैं मज़ेदार बात बता दूं, जितनी मैं अभी तक करके गया था उनमें से कोई भी नहीं आई थी। रिलेटेड ज़रूर थी लेकिन सेम नहीं थी। एक पिक्चर स्टोरी थी हमारी जिसके अंदर एक बूढ़ी औरत होती है, वो बेड पे लेटी हुई है, उसके ऊपर कपड़ा दिया हुआ और एक विंडो है उसके बेड के पीछे, बाहर एक यंग सा लड़का खड़ा है। बहुत डार्क पिक्चर थी, ऐसे लग रहा था अंधेरा बाहर, तो उसके ऊपर आपने स्टोरी लिखनी थी। दूसरी पिक्चर स्टोरी जो आई थी उसमें एक पेंट कोट में आदमी होता है और वो खिड़की से बाहर देख रहा है, पीछे उसके कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं, वो आराम से बैठे हुए हैं, कुछ परेशान हैं, इस तरह मतलब उनके एक्सप्रेशन से फील हो रहा था कि परेशान है। और एक छोटी सी लड़की थी, वो बैठ के अपनी डॉल के साथ खेल रही थी। एक बात मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ कि इस चीज़ का अच्छा इंप्रेशन जाएगा मेरे मुताबिक कि स्टोरी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन्हें काउंट कर लो, ठीक है, और अपनी स्टोरी में मेंशन करो। 8 कैरेक्टर्स हैं, 6 कैरेक्टर्स हैं, वो होते ज़्यादा ही हैं, कम नहीं, एक आधा नहीं होता, ठीक है। और उनमें उनकी फीलिंग्स को आप एक्सप्रेस करो कि वो आपको कहेगा कि आप कैरेक्टर्स की फीलिंग को भी अपनी स्टोरी में लिखोगे, क्या फीलिंग्स है कैरेक्टर्स की, ठीक है। और स्टोरी में बेसिकली हो क्या रहा है वो भी लिखो। 6 से 7 लाइनों की मेरी स्टोरीज थी, कोई एक आधी गई थी जो 8 लाइनों पे थी, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, प्रेशर होता है, टाइम होता नहीं है, तो आपने जल्दी करना होता है जो करना होता है। फिर उसके बाद क्या नाम है, कंप्यूटर के ऊपर मैकेनिकल पॉइंटर स्टोरीज हो गई हैं मेरा ख्याल है। कोई क्वेश्चन है तो बता दो। अच्छा, फिर उसके बाद कंप्यूटर के ऊपर उन्होंने हमें कहा अपने सिस्टम ऑन करें, आपका होगा मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। इस टेस्ट में ये वाहिद टेस्ट है ISSB का जिसमें होनी है नेगेटिव मार्किंग। लड़के नेगेटिव मार्किंग की वजह से आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस छोड़ आते हैं, ये भी नहीं आपने करना। टाइम बहुत शॉर्ट है, लिमिटेड टाइम है, मेरे ख्याल से 30 मिनट्स मिलते हैं नेट के लिए, 15 मिनट्स, सॉरी 15 मिनट्स, और आपने सारे के सारे क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। टाइम कम होता है, आसान होते हैं, मुश्किल नहीं होते। उसमें होता यही है कि एक पानी की जो टैंकी है वो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और कौन सी पहले फिल होगी या कौन सी पहले ड्रेन आउट होगी, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, कोई मुश्किल नहीं होते। जिन्होंने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट दिए हैं उन्हें आइडिया होगा कि क्या सिस्टम है। उसके बाद हमारे पास SRTs आ जाते हैं और OPIs आ जाते हैं। टाइम लिमिटेड है, करने पूरे हैं। OPI ने एक बंदा शहीद करवाया था और वो बंदा इधर बैठा हुआ है, लेकिन OPI मुश्किल नहीं है, आपने करने हैं। अब ये बात याद रखनी है, जो OPIs में आपके आंसर्स लग रहे हैं, एक आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में बुकलेट आएगी, तकरीबन सेम क्वेश्चन ही उसी में होंगे, लेकिन वर्डिंग चेंज होगी। जो वहाँ पे लिख रहे हो दिमाग में बिठा लो और उसको वहाँ जाके लिखना है दोबारा बुकलेट के अंदर। जो बात एक बात आप कह देते हो एक बार, वही बात उन्होंने बार बार आपसे 5 दिनों में पूछनी है, घुमा के पूछनी है और वर्डिंग चेंज करके पूछनी है। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास साइक डे में और क्या आता है, SRTs आ जाते हैं। सिचुएशंस आपको देते हैं, मुश्किल नहीं होती, आपने उसमें से बस कह देना है कि मैं इस सिचुएशन पे अगर ये होगा तो ये करूँगा, ये होगा तो ये करूँगा। हाँ, जो मैं बुकलेट की बात कर रहा था जिसमें सेंटेंसेस थे, पहले हमारे पास जो पेजेस थे ना उनके ऊपर नंबरिंग थी 1 से 25, नेक्स्ट पेज पे दोबारा 1 से 25, 26 से 50, 51 से 75। नंबरिंग वैट के लिए अपने जहन में बिठा लेना, डोजियर के अंदर होती है, वो एक फ़ाइल होती है, तो नंबरिंग के मुताबिक हो गए। उसके बाद आपके पास 4 पेजेस होंगे जिनका आपको वो कहेंगे कि आप फ्रंट और बैक दोनों इस्तेमाल कर सकते हो। वो येलो कलर की शीट्स होती हैं और उनके ऊपर आपने अपनी पॉइंटर स्टोरीज, पिक्चर स्टोरीज प्लस अपने SRTs करने होते हैं। वो SRT वो एक एक इंस्ट्रक्शन आपको छोटी से छोटी इंस्ट्रक्शन देते हैं। SRT नंबर 1 लिखना है, उसे अंडरलाइन करना है, अपनी SRT का आंसर 1 लाइन में लिखना है, 2 लाइन में लिखना है, और उसके बाद दोबारा एंडिंग लाइन लगानी है अगली SRT से पहले। एक एक चीज़ आपको बताते हैं और वहाँ पे भी लड़के फारिग हो जाते हैं। अब जो आगे येलो कलर की शीट्स हैं, कोशिश करो आपका काम उन्हीं में ख़त्म हो जाए, अगर नहीं होता तो वो आपको एक्स्ट्रा शीट भी दे देते, ठीक है। इसकी टेंशन नहीं लेनी कि शीट ख़त्म हो जाएगी मेरी, लिखो यार जो आता है। वहाँ पे एक क्वेश्चन और आपको देते हैं, यू हैव 2 मिनट्स टू राइट योर फ्रेंड्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, और ओपोनेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रेंड्स पॉइंट ऑफ व्यू की हेडिंग दी 1 लाइन में, वो कहता है आप बुलेट पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, एक पैराग्राफ भी लिख सकते हो और एक सिंगल लाइन भी लिख सकते हो, ठीक है। आपने फ्रेंड्स पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है, आपने वेट नहीं करना कि वो कह रहा है कि अब ओपोनेंट पॉइंट ऑफ व्यू लिखो, वो नहीं कहेगा।
ठीक है, आपने फटाफट हेडिंग देनी है ओपोनेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, उसका पॉइंट ऑफ व्यू लिख देना है। वो साथ ही कह देगा जेंटलमैन योर टाइम इज़ ओवर फॉर बोथ ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यूज़, फिर उधर फटती है। मेरा नहीं था हुआ ओपोनेंट पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मैंने फिर जल्दी से हेडिंग दी ओपोनेंट पॉइंट ऑफ व्यू और एक लाइन में लिख दिया था उसे, ये मेरे से गलती हुई थी। अब उसके बाद जो साइक का फॉर्म है, साइक के फॉर्म पे एक ऐसे उन्होंने और लिखवाना है। वहाँ पे वो आपको टॉपिक देगा, एक सेकंड, वहाँ पे आपको वो टॉपिक देगा, तो आपने उसके ऊपर 10 लाइनें 15 लाइनें इतनी स्पेस होती है कि आप इजीली 18 लाइनें लिख सकते हो। जितना टाइम वो देता है उस टाइम के अंदर लिख दो। टॉपिक मुझे उसका मिला था द मोस्ट एडवेंचरस मोमेंट ऑफ योर लाइफ। ईजी टॉपिक था, उसने बस आपकी साइक चेक करनी है, आपकी मेंटालिटी चेक करनी है। साइक डे ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपको रात को बता देगा कि स्टाफ के कौन कौन से आपके ग्रुप्स बन गए हैं और किस किस ग्रुप का डिप्टी का इंटरव्यू और किसका जीटीओ है। मेरा चेस्ट नंबर स्टार्ट में था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि जेंटलमैन आपका सुबह डिप्टी का इंटरव्यू है, उसके लिए आपने रेडी हो जाना है। रात को कपड़े अपनी इस्त्री करवा लेना, शूज़ पॉलिश करवा लेना या ख़ुद कर लेना बेहतर है, ठीक है। रात को बार्बर भी आएगा, अपना खदशात भी बनवा लेना। सुबह उन्होंने हमें 6 बजे ब्रेकफास्ट करवा के डिप्टी के इंटरव्यू के लिए बुला लिया था। सबसे पहले डिप्टी करवाएगा ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन में कॉन्फिडेंस को लो नहीं करना, इनिशिएटिव लेना है, नहीं भी लेते दूसरे नंबर पे बोल लो, तीसरे नंबर पे बोल लो, इससे लेट ना करना। आपको कोई बारी नहीं देगा बोलने की, ये भी याद रखना। खुद टर्न लेनी है, उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। सबसे पहले वो पूछेगा जेंटलमैन इंग्लिश का टॉपिक लेना है कि उर्दू का लेना है। सारा ग्रुप हमारा बोल पड़ा था कि सर इंग्लिश का टॉपिक लेना है। इंग्लिश का टॉपिक लिया, फिर उसके बाद उसने जब 15 मिनट दिए हमें सबको, सबके पूरे ग्रुप के 15 मिनट थे कलेक्टिव, एक बंदे को 1 मिनट या 1.5 मिनट ही मिलता है, ठीक है। आपने अपने टॉपिक के ऊपर अच्छा बोलना है, एग्जाम्पल्स के साथ बोलना है, ठीक है। उर्दू का टॉपिक दिया फिर उसने, और उर्दू के टॉपिक के लिए भी 7 साढ़े 7 मिनट मिले। और उर्दू का टॉपिक था हमारा कि पाकिस्तानी अवाम में बेसब्री का, पाकिस्तानी अवाम में बेसब्री की वजह और इसका हल, ठीक है। और इंग्लिश में हमारा टॉपिक था कि पाकिस्तानी यूथ अब्रॉड क्यों जा रही है। ये टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, इन टॉपिक्स को जो ग्रुप में आ रहे हैं उन्हें पढ़ के जाओ। यही टॉपिक्स ग्रुप डिस्कशन में आए और यही टॉपिक्स पब्लिक स्पीकिंग में आए, जिसको हम लेक्चरेट कहते हैं, ठीक है। टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, ये बात वहाँ पे कंफर्म हो गई थी। वाई पाकिस्तानी यूथ इज़ मूविंग अब्रॉड, ठीक है। और पाकिस्तानी अवाम में बेसब्री की वजह और उसका हल। हमारा ऐसे भी यही था, जो टॉपिक उसका बन रहा था ना, वो भी यही बन रहा था, रीजंस ऑफ इम्पेशेंस एंड अग्रेशन इन पाकिस्तानी यूथ, ठीक है। सेम टॉपिक वहीं पे भी आ गया उसमें ग्रुप डिस्कशन में। लेक्चरेट अभी इसके बाद आएगा, ठीक है। डिप्टी के इंटरव्यूज़ के लिए ले गए, मेरा इंटरव्यू दूसरे नंबर पे हुआ था। जो रिपीटर्स के इंटरव्यूज़ थे उनमें थोड़ा सा वो डिटेल में जा रहे थे कि पिछली बार नॉट रिकमेंड किए हुए या इस दफ़ा क्या। जो हमारा इंटरव्यू था वो सिंपल इंटरव्यू था और सबका सेम, एग्जैक्ट क्वेश्चंस भी सेम पूछ रहे थे नेक्स्ट कैंडिडेट से। इंटरव्यू के लिए मैं एंटर हुआ हूँ, तो डिप्टी ने मुझे कहा मुआज़ अरशद, मैं कहा यस सर, कहते हैव अ सीट। मैं जाके बैठ गया। उसके बाद उन्होंने पहले जो 1-2 क्वेश्चंस थे इंट्रोडक्शन के रिलेटेड, वो मेरे से इंग्लिश में पूछे। इंग्लिश मेरी ठीक थी, लेकिन वो फिर भी उर्दू में आ गया। उर्दू में आके वो सबसे पहले मुझे कहता है कि पाकिस्तानी आर्मी में, पाकिस्तान आर्मी में कौन से कितने टैंक्स इस्तेमाल हो रहे हैं। मैंने कहा 3। वो कहता उनके नाम बताओ। मुझे एक का आता था, मैंने बता दिया। वो कहता है उसके बाद निशाने हैदर कितने हैं वो बताए, 6 के नाम बता दो। उस टाइम मुझे एक भी नहीं याद आ रहा था, मुझे नाम आते थे 3-4 के, लेकिन मैं एक भी नहीं बता सका उसको। वो कहते हैं कि देखो आर्मी ज्वाइन करना आपका क्रेज़ है, लेकिन आपको निशाने हैदर के बारे में नहीं पता। मैंने कहा सॉरी सर, इट इज़ माई मिस्टेक, आई विल इम्प्रूव इट। वो कहता ओके गुड। फिर उसके बाद उसने मैथ्स के रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा और जीके के मेरे से 5 या 7 क्वेश्चन उसने पूछे थे। ग्रीस का कैपिटल, उसके बाद टर्की की एग्जैक्ट लोकेशन, फिर उसके बाद कैपिटल्स ही पूछे तो उसने, बाकी इतना कोई ख़ास नहीं पूछा था। एक क्वेश्चन उसने पूछा था करंट अफेयर्स के बारे में, करंट इश्यूज़ के बारे में।
वो क्वेश्चन ये था कि रशिया की किसके साथ वॉर चल रही है और क्यों चल रही है, यूक्रेन के साथ, और ये वॉर है जौन सी, इसकी रीज़न क्या है। यही क्वेश्चन उसने 50 के 50 कैंडिडेट से पूछा था।